हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो है वो साइंस के अंदर एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जेबीटी कमीशन और पटवारी की सीरीज हमने जो है वो कंटिन्यू की है, और उसमें आप लोगों को जो है आज नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि बिजली एवं विद्युत जो है उसके बारे में बात करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि बिजली भी तो वही है, लाइट यानी कि, और जो विद्युत है वो भी, लेकिन ये लाइटनिंग जो हमारी आसमान में बिजली कड़कती है ना, उसके बारे में बात हो रही है। और इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस है, विद्युत आवेश के बारे में जो है हम इस क्लास में बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सीरीज जो है वो स्पेशली जो है क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जिस मर्जी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पे साइंस सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं मेन अगर फोकस की बात करूँ तो हम जेबीटी कमीशन, सीबीएसई जेबीटी कमीशन और पटवारी के ऊपर कर रहे हैं। आपका पूरे का पूरा साइंस का सिलेबस जो है वो डिटेल में टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि ये चीज़ें आपके सिलेबस में रहेंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं करवाने जा रही हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिलेबस के अंदर आपको किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आपको सब नेचुरल फिनोमिना है, जैसे लाइटनिंग के बारे में पता होना चाहिए। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, चार्जिंग बाय रबिंग यानी कि जब हम किसी को रगड़ते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ में रगड़ते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के चार्जेस है, आवेश यानी कि, एंड देयर इंटरेक्शन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग है, लाइटनिंग सेफ्टी है, अर्थक्विक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्विक है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर जो है वो रहेगा पूरा डिटेल में। ठीक है, इस क्लास को हम जो है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम जो है इसके 60 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, जिन्होंने इससे पिछले टॉपिक्स को नहीं देखा है, जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको सारे के सारी क्लासेस जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है वो देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, साइकोलॉजी, वो भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आपको क्लास अपलोड मिल जाती है, तो आप देख सकते हो। अगर नोटिफिकेशन ऑन होगी तो आप तक जो है वो क्लास जो है डेली जैसे ही अपलोड होती है वैसे ही आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, विच टाइप ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, यानी कि रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। तो पहले तो आपने ध्यान रखना, जब भी हमारे पास जो है वो 2 चीज़ें हैं, तो 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, और एक वस्तु पर जो है वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश आ जाता है, और दूसरी वस्तु नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन आपसे बोला है। अब एक रेशम है और रेशम से रगड़ी एक कांच की छड़ है, तो उसमें कौन सा आवेश आएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज या नो चार्ज। हम कह रहे हैं या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। यहाँ पे हम कहेंगे इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे आएगा, तो देखो, जब जो है रेशम से या रेशम का जो कपड़ा है यहाँ पे, इसके साथ में जो है वो कांच की छड़ से यहाँ पर जो है वो ये रगड़ रहा है, तो जब ये रगड़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके जो चार्जेस है वो आपके लॉस हो जाएंगे, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लॉस हो जाएंगे। यही चीज़ मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, जो कांच की छड़ जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, वो कांच की छड़ में से जो है वो उसमें चले जाते हैं, और यहाँ पे दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो जाते हैं। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं, लूज कर देता है ये, और प्रोटॉन की जो है वो संख्या, रेशम का जो कपड़ा है वहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। इसी वजह से रेशम से रगड़ी गई जो कांच की छड़ है उसका जो चार्ज है, आवेश होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे आवेशों की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो जब भी हम गुब्बारों को बालों से रगड़ते हैं तब भी यही वाली चीज़ होती है। प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों पर रगड़ते हैं तब भी यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे बताने का मतलब है कि वहाँ पे रगड़ कर आवेश वहाँ पे उत्पन्न होता है।
कौन होता है ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि जब हम जो है वो बलून को हेयर के साथ में रब करते हैं तो कौन सा चार्ज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है लाइक चार्जेस डैश ईच अदर। अब मैंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। लाइक चार्जेस का मतलब है जब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा। तो जब हमारे समान चार्ज है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करने का काम करते हैं, यानी कि दूर हटाते हैं उन्हें। ठीक है, वहीं पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं। जो असमान चार्ज है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, चुंबक में मैग्नेट में भी यही प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बोलते हैं ना अपोजिट फेसेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टेक्स प्लेस थ्रू। विद्युत आवेश का स्थानांतरण जो है वो किसके द्वारा होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम देखते हैं कि यहाँ से जो है वो विद्युत आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ से ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, वहाँ से ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है वो मैक्सिमम चीज़ों का पता चल ही गया होगा। अब लाइटनिंग यानी कि बिजली के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, जो बिजली है वो बादलों के बीच या बादल और पृथ्वी के बीच होने वाली जो है वो विद्युत विसर्जन यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, यानी कि विद्युत विसर्जन होता है, विद्युत निकलता है कहाँ से, बादलों के बीच या बादल और पृथ्वी के बीच में ये घटना है। तूफानी बादलों में जो है वो चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं, और जब जो है वो आपके जो चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं ना, तब बिजली चमकती है, याद रखिएगा। तो हमारे पास यही क्वेश्चन पूछा है कि लाइटनिंग इज कॉज्ड ड्यू टू, बिजली चमकने का कारण क्या है, जब जो है वो विद्युत का विसर्जन होता है। और ये विद्युत का विसर्जन कहाँ पर होता है, ये जो है वो बादलों के बीच में, क्लाउड और अर्थ के बीच में होता है। ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रूव्ड दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। किसने ये प्रूव किया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी या लाइटनिंग है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, यानी कि बिजली विद्युत प्रकृति की होती है। ये किसने प्रूव किया है, न्यूटन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, एडिसन ने या गैलीलियो ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इन्होंने कहा है कि बिजली जो है वो विद्युत प्रकृति की होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इन नेचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद बेंजामिन फ्रैंकलिन। अभी हमने इसी चीज़ के बारे में बात की कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का कौन सा प्रयोग से जो है वो प्रसिद्ध है, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट या इनका जो है वो काइट एक्सपेरिमेंट या पेंडुलम एक्सपेरिमेंट। तो इनका जो काइट एक्सपेरिमेंट है जो है वो फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इनका जो है वो काइट एक्सपेरिमेंट जो है वो फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच डिवाइस प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। कौन सा उपकरण इमारतों को बिजली से बचाता है। अब यहाँ पे उपकरण के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन है आपके पास थर्मोमीटर है, तो ये तो टेम्परेचर को मेजर करता है, आपका लाइटनिंग कंडक्टर है या बैरोमीटर है। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, तड़ित चालक, बिजली से संबंधित है, तो यही जो है वो बिजली से बचाता है इमारतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रीक पीपल ऑब्जर्व्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग। यूनानियों ने स्थैतिक विद्युत का अवलोकन किया, तो इन्होंने किससे अवलोकन किया, कॉपर से, आयरन से, एम्बर से या सिल्वर से। तो स्थैतिक विद्युत का अवलोकन किया यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग, तो उन्होंने एम्बर का यूज़ किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स। जो एक आवेशित बॉडी होती है वो किसे आकर्षित करती है, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, भारी वस्तुओं को, या लाइट ऑब्जेक्ट्स को, केवल धातुओं को या लिक्विड्स को। तो चार्ज्ड बॉडीज़ जो होती हैं वो लाइट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश जो है वो क्या कहलाते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी,
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी या सोलर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। जो रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थैतिक विद्युत कहा जाता है उसे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रगड़ने से यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग लाइटनिंग द लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड यूजुअली बिकम। बिजली चमकने के समय जो है वो बादल का निचला भाग सामान्यतः जो है वो कैसा होता है? बिजली जब चमकती है तो बादल का निचला भाग, इस तरीके से बादल है तो जब बिजली चमक रही है तो इसका निचला भाग कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही एग्जाम्पल डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब या फिर ओहम। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है वो ऑप्शन नंबर सी कूलम्ब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटीरियल डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इजिली। कौन सा पदार्थ विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या प्लास्टिक। तो करेक्ट आंसर होता है प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता है, बाकी सारों में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वट शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग लाइटनिंग। बिजली चमकने के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? घर के अंदर रहें, तार वाला फ़ोन उपयोग करें, पेड़ों से दूर रहें, खुले मैदानों में नीचे बैठे। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर तार वाला फ़ोन उपयोग करना चाहिए। तो हमें घर के अंदर रहना चाहिए, पेड़ों से भी दूर रहना चाहिए और खुले मैदानों में नीचे बैठ जाना चाहिए, लेकिन हमें तार वाला फ़ोन उपयोग नहीं करना है जब बिजली हो रही होगी, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? बिजली का कनेक्शन उसके साथ में बन के जो है आपको जो है वो खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एन अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय। भूकंप जो है वो किसके कारण होता है? किसके कारण आता है? रेनफॉल के कारण आता है, वर्षा के कारण, या फिर जो है वो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव कर रही होती है उनकी वजह से, मूनलाइट यानी कि चांदनी की वजह से, या वोल्केनो स्मोक हो रहता है जो ज्वालामुखी का धुआं है उसकी वजह से। तो भूकंप किसके कारण होता है? जो आपकी मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी वजह से होता है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट इनसाइड अर्थ वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड। अब अर्थक्वेक आपके चैप्टर में है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है उसे क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है, या जो है वो उसको फोकस कहा जाता है, फॉल्ट कहा जाता है, या क्रस्ट कहा जाता है। तो जहां पर भूकंप शुरू होता है उसे फोकस कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड। पृथ्वी की सतह पर केंद्र से, यहाँ पर फोकस है, केंद्र के ठीक ऊपर वाला स्थान जो है वो क्या कहलाता है? फोकस नहीं, ये तो हमने इससे ऊपर वाले भाग की बात कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? एपिसेंटर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर केंद्र के ठीक ऊपर वाला भाग एपिसेंटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक। भूकंप मापने का यंत्र जो है वो कौन सा है? तो बैरोमीटर है, या थर्मोमीटर है, या जो है वो सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ है, या एमीटर है। तो करेक्ट आंसर होगा भूकंप मापने के यंत्र को जो है वो क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उसको सिस्मोमीटर कहा जाता है भूकंप मापने के यंत्र को। नेक्स्ट है अर्थक्वेक वेव्स आर कॉल्ड। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनको क्या कहा जाता है? लाइट वेव्स कहा जाता है, सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, साउंड वेव्स कहा जाता है, या फिर जो है वो वाटर वेव्स कहा जाता है। तो अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो उनको सिस्मिक वेव्स यानी कि भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द रिक्टर स्केल मेजर। जो रिक्टर स्केल होती है वो किसे मापती है? तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन है रिक्टर स्केल के रिलेटेड, उसको टेम्परेचर मापते हैं रिक्टर स्केल से, प्रेशर को मापते हैं, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को जो है वो मेजर करते हैं, या ह्यूमिडिटी को। तो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को जो है भूकंप की जो हमारे पास यहाँ पर तीव्रता है उसको मापा जाता है रिक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच
प्लेस इज सेफेस्ट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आ रहा होता है, भूकंप आता है, तो कौन सी जगह जो है वो सबसे सुरक्षित होती है? खिड़की के पास बैठना चाहिए हमें उस टाइम? नहीं, खिड़की के पास तो नहीं बैठना चाहिए, उससे जो है और आपको चोट लग सकती है यहाँ पे। और उसके अलावा भारी पंखे के नीचे बैठना चाहिए? नहीं, हमें वो भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा है मजबूत मेज के नीचे बैठना चाहिए, तो बिल्कुल सही, मजबूत टेबल होता है उसके नीचे बैठना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई चीज़ गिरे भी तो वो जो है वो टेबल के ऊपर गिरे, आपको चोट ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए? सीढ़ियों पर दौड़ना चाहिए? नहीं, हमें लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए। नीचे झुको, ढको और पकड़ो, ये चीज़ करनी चाहिए हमें कि टेबल है, टेबल के नीचे झुक जाओ, उसको ऊपर से कोई आप कपड़ा जो है अपने ऊपर फोल्ड कर दो और उसको जोर से कस के पकड़ो। ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बिल्डिंग आर सेफर इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जो भूकंप संभावित क्षेत्र होते हैं, किस प्रकार की इमारतें सुरक्षित होती है वहाँ पे? जो वीक बिल्डिंग्स है, क्या वो सुरक्षित है? या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होती है, तो भूकंप रोधी इमारतें जो है ये सेफ होती है, ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं ना, तो वहाँ पे जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं और वो सुरक्षित होती हैं। नेक्स्ट है, सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, अब सुनामी आती है वो किसके कारण आती है? तो अर्थक्वेक होते हैं ना समुद्र के अंदर, उसकी वजह से जो है वो सुनामी आती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बोला जा रहा है कि विच पार्टिकल डज नॉट कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज, कौन सा कण विद्युत आवेश नहीं रखता है? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, आयन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से सबसे पहला हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था रेशम वाला, ठीक है, तो रेशम पे पॉजिटिव चार्ज था, तो वहाँ पे धनात्मक आवेश उसी वजह से आया था, ठीक है। और आगे न्यूट्रॉन है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत आवेश नहीं रखता है ये। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हीटिंग, चार्जिंग, कूलिंग या फिर कंडेंसेशन। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम जो है वो क्या कहेंगे यहाँ पे? चार्जिंग कहेंगे, आवेशन कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह आकर्षित करती है, तो वो आकर्षित करती है स्टोन को, आकर्षित करती है आयरन रॉड को, स्मॉल पेपर बिट्स होती हैं उनको जो है, या फिर जो है वो वाटर टैंक होते हैं, तो वो किसको आकर्षित करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कागज के छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको आकर्षित करेगी, क्योंकि ये तो सारे हैवी हैं, ठीक है, तो ये उसको जो है वो यहाँ पे आकर्षित करती है। प्लास्टिक की छोटी कंघी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग हीट्स द एयर सडनली कॉजिंग, बोला जा रहा है कि बिजली चमकने के दौरान उत्पन्न विसर्जन हवा को अचानक गर्म करता है। विसर्जन जो है वो हवा को गर्म करता है, जिससे उत्पन्न होता है, क्या होता है? तो जिस टाइम पे बिजली चमक रही है तो विसर्जन हो रहा होता है ना, लाइटनिंग हो रही होती है, तो हवा को अचानक गर्म करता है, जिससे इंद्रधनुष आता है, या थंडर यानी कि गरज होती है, या जो है वो स्नोफॉल होता है, या जो है वो फॉग होगा। तो करेक्ट आंसर है एकदम से उस टाइम पे क्या होगी? गर्जना होगी उत्पन्न, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बिजली चमकने के दौरान आवाज़ जो सुनाई देती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का जो है वो चालक है? तो ऑप्शन है रबड़, प्लास्टिक, कॉपर और वुड। तो ये तो बिल्कुल भी जो है वो विद्युत को आकर्षित नहीं करते हैं, ये विद्युत के चालक नहीं होते, इनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, एक कॉपर को छोड़ के, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, यानी कि कुचालक कौन सा है? आयरन, कॉपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। तो अभी हमने बात की पीछे प्लास्टिक के बारे में, तो प्लास्टिक जो है एक कुचालक होता है, यानी कि इंसुलेटर है, या बैड कंडक्टर आप इसको बोल सकते हैं। आपका लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम सभी जो है वो गुड कंडक्टर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, लाइटनिंग यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग,
बिजली सामान्यतः कब चमकती है? विंटर सीजन में, या थंडर स्टॉर्म जो गरज वाले तूफान होते हैं उस टाइम पे, या जो है वो समर नून में, गर्मियों की दोपहर में, या फिर जो है वो अर्थक्वेक के समय पे। तो लाइटनिंग जो है वो चमकती है आपके गरज वाले तूफान के टाइम पे, ऑप्शन नंबर बी, थंडर स्टॉर्म के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अपर लेयर ऑफ क्लाउड जनरली बिकम्स, जो बादलों का ऊपरी भाग होता है, मैंने आपको बताया था बादलों का जो निचला भाग है और ऊपरी भाग है, निचले भाग का हमने क्वेश्चन देख लिया था, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो बादलों का ऊपरी भाग है उसको क्या कहा जाता है, उसमें कौन सा जो है यहाँ पे आवेश होता है? ऊपरी भाग सामान्यतः होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज, निचला भाग नेगेटिवली चार्ज और ऊपरी भाग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेफ ड्यूरिंग लाइटनिंग, तो कौन सी चीज़ बिजली चमकने के समय असुरक्षित है? आपको घर के अंदर रहना चाहिए, क्या ये असुरक्षित है? नहीं, ये जो है वो बात तो ठीक है, हमें घर के अंदर रहना चाहिए। दूसरी बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, नहीं, जिस टाइम पे भूकंप आ रहा है पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। खिड़कियाँ बंद करनी है, बिल्कुल खिड़कियाँ हमें जो है वो बंद करनी चाहिए, है ना, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है ना, कि क्या चीज़ हो रही है। और उसके अलावा बोला है असुरक्षित कौन सा है, हमें खिड़कियां बंद करनी चाहिए, ठीक है, घर के अंदर रहना चाहिए, ये दोनों बातें तो बिल्कुल ठीक है। धातु की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो हैवी है, आपके ऊपर गिरेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें जो है क्या नहीं करना है, असुरक्षित चीज़ है कि पेड़ के नीचे खड़े होना, ये एक असुरक्षित बात है, हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ लाइटनिंग कंडक्टर, जो तड़ित चालक होता है, तो तड़ित चालक का मुख्य कार्य क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर का मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? बिजली को उत्पन्न करता है, या जो है वो स्टोर चार्ज आवेश संग्रहित करता है, प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, इमारतों को जो है वो लाइट से बचाता है। तो बिल्कुल सही, जो लाइटनिंग कंडक्टर है इसका फंक्शन यही है कि ये बिल्डिंग्स को जो है वो लाइटनिंग से, गरज बिजली से जो है वो बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली टिल नाउ, भूकंप की सटीक भविष्यवाणी अब तक नहीं की जा सकी है, क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल सही बात है। आप ये बोलोगे कि भविष्यवाणी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेव्स ट्रैवल थ्रू द अर्थ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान पृथ्वी के भीतर कौन सी तरंगें चलती है? साउंड वेव्स चलती है, वाटर वेव्स चलती है, जो सिस्मिक वेव्स चलती है। तो भूकंप से रिलेटेड है आपकी सिस्मिक वेव्स, तो ऑप्शन सी, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो भूकंप के दौरान पृथ्वी के भीतर जो है वो तरंगें चलती हैं। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स इज कॉल्ड, भूकंपीय तरंगों के रिकॉर्ड को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो भूकंपीय तरंगों के रिकॉर्ड को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, सिस्मिक वेव्स को सिस्मोग्राफ से मेजर करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच प्लेस इज सेफर आफ्टर एन अर्थक्वेक, तो भूकंप के बाद कौन सा स्थान जो है वो अधिक सुरक्षित है? जो आपके नियर डैमेज्ड बिल्डिंग्स के नियर वाली जो चीज़ें हैं वो जो है वो सुरक्षित है, या ओपन ग्राउंड? तो बिल्कुल खुले मैदानों पर चले जाना चाहिए जब भी जो है वो भूकंप आता है। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, आपने देखा भी होगा, फील भी किया होगा भूकंप को। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे बाहरी परत को कहा जाता है, इस तरीके से हम बात करते हैं, सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, फिर मेंटल आता है और फिर कोर आता है, इनर मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज, एकदम से पृथ्वी की सतह अचानक हिल रही है उसको क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक कहा जाता है, सडन जो है वो सरफेस जो है वो शेकिंग कर रहा हो अगर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, भूकंप के समय निम्न में से हमें किससे बचना चाहिए? टेकिंग शेल्टर अंडर टेबल, टेबल के नीचे शरण लेना, इससे बचना चाहिए? नहीं, हमें शरण तो लेनी चाहिए। दूसरी बात बोल रहे हैं कि हमें जो है वो लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, खुले स्थान पर जाना चाहिए, तो हमें खुले स्थान पर जाना चाहिए। करना क्या नहीं चाहिए? हमें लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पॉइंट वेयर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन अकर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज यूजुअली नियर द, भूकंप के दौरान जो है वो अधिकतम विनाश सामान्यतः किसके पास होता है?
जो अर्थ का कोर पोर्शन है, मेंटल है, एपिसेंटर है, क्रस्ट है, तो कहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है? क्वेश्चन में बोला गया है भूकंप के दौरान अधिकतम जो विनाश है वो एपिसेंटर के में होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो उपकेंद्र है वहाँ पर होता है। और ये क्या है, जो फोकस होता है, जो भूकंप उठता है ना, तो ये फोकस से ऊपर वाला पॉइंट जो होता है इसको हम एपिसेंटर कहते हैं। Which natural disaster may occur due to movement under the ocean floor? समुद्र तल के नीचे हलचल के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा आ सकती है? तो समुद्र तल के नीचे हलचल के कारण, हलचल हो रही है समुद्र तल में, तो समुद्र तल में सुनामी आ सकती है अगर सुनामी जो भूकंप जो है वो समुद्र के अंदर आ रहा हो तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, बिल्डिंग इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया शुड बी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में इमारतें कैसी होनी चाहिए? वीक, केवल बहुत ऊंची, लचीली और मजबूत, बिल्कुल फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कांच की नहीं तो वो टूट जाएगी। नेक्स्ट है, विच चार्जेस इज एक्वायर्ड बाय एन एबोनाइट रॉड रबड़ विद फर। जो एबोनाइट छड़ होती है ना, तो फर से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश होता है? जब हम किसी चीज़ के साथ में किसी चीज़ को रगड़ रहे हैं ना, तो हमने पहले भी बात की थी, रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ में रगड़ने की बात की थी। तो फर से, जो फर आपके रेशम की तरह ही होती है, तो फर से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लाउड प्रोड्यूस। जो बादलों में विद्युत विसर्जन होता है ना, विद्युत वहाँ पर बादलों में आती है, जो गरजना हो रही होती है, उससे क्या उत्पन्न होता है? तो बिजली उत्पन्न होती है बादलों में विद्युत विसर्जन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन बी चार्ज्ड इजीली बाय रबिंग। जब आप किसी चीज़ को रगड़ते हो तो आसानी से आवेशित हो सकता है। कौन सी चीज़ जो है वो आसानी से जो है वो आवेशित हो जाती है? कॉपर रॉड, प्लास्टिक स्केल, आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर। तो करेक्ट आंसर है जो प्लास्टिक की स्केल होती है ना, प्लास्टिक स्केल, उसको रगड़ने पर वो आसानी से आवेशित हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अच्छा सॉरी, बोला गया है कौन सा रगड़ने पर आसानी से आवेशित हो जाता है, तो प्लास्टिक नहीं, एल्यूमिनियम वायर है, क्योंकि जब आप उसको रगड़ोगे ना तो वो जल्दी से उसके अंदर जो है वो चार्ज वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम वायर जो है, यहाँ पे एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन बी चार्ज्ड इजीली बाय रबिंग। निम्न में से कौन सा पदार्थ रगड़ने से आसानी से जो है वो आवेशित हो जाता है, उसमें आवेश आ जाता है? तो यहाँ पे कॉपर रॉड है एक हमारे पास ऑप्शन है ना, प्लास्टिक स्केल है, आयरन स्केल है, एल्यूमिनियम वायर है, तो बिल्कुल जो प्लास्टिक स्केल है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू। जो आवेशित वस्तुएं होती है ना, उनके बीच आकर्षण किसके कारण होता है? ग्रेविटी या इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उनके बीच में, या फ्रिक्शन होती है, या मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण जो है वो विद्युत बल के कारण होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एक्सपेरिमेंट। प्रयोगों द्वारा विद्युत आवेश की खोज में से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित है? विद्युत आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन है, या फिर जो है वो माइकल फैराडे है, विलियम गिलबर्ट है, या रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विलियम गिलबर्ट जो है वो विद्युत आवेश की खोज के लिए जो है वो जाने जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज हियर्ड आफ्टर लाइटनिंग ड्यू टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर। हवा के तेजी से फैलने के कारण बिजली के बाद क्या सुनाई देता है हमें? थंडर सुनाई देती है, गर्जना सुनाई देती है, गरज सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बोला जा रहा है विच ऑब्जेक्ट इज सेफेस्ट ड्यूरिंग लाइटनिंग। बिजली चमकने के समय कौन सी वस्तु सबसे सुरक्षित है? टॉल ट्री, ओपन फील्ड, क्लोज कार, या मेटल पोल। खुला मैदान जो है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। देन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। लाइटनिंग कंडक्टर इज जनरली मेड ऑफ। जो तड़ित चालक है सामान्यतः किसका बना होता है? लाइटनिंग कंडक्टर वुड का, रबड़ का, मेटल का, या प्लास्टिक का। तो करेक्ट आंसर है वो मेटल का बनता है लाइटनिंग कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग लाइटनिंग। कि निम्नलिखित में से कौन सा बिजली के चमकने के समय सुरक्षा उपाय नहीं है? घर के अंदर रहना,
क्या बिजली चमकने के समय अच्छा है? पेड़ के नीचे शरण लेना, क्या ये अच्छा नहीं है या ये अच्छा है? विद्युत उपकरणों से दूर रहना, ये भी बिल्कुल सही बात है, हमें दूर रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। दरवाजे और जो है वो खिड़कियां बंद रखनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। बोला जा रहा है कौन सा सुरक्षा का उपाय नहीं है? हमें पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए जब बिजली लगी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज, जब जो विद्युत आवेश है ना वो स्थिर है, तो स्थिर विद्युत आवेश को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है विद्युत आवेश कोई फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे है, तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थैतिक विद्युत कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूकंप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ, भूकंप के दौरान जो मुक्त ऊर्जा होती है वो किस रूप में चलती है? हीट वेव्स की फॉर्म पे, लाइट वेव्स की फॉर्म पे, सिस्मिक वेव्स या रेडियो वेव्स? तो हम पहले भी इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, सिस्मिक वेव्स की फॉर्म पे चलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ अर्थ मूव्स स्लोली एंड कॉजेज अर्थक्वेक, पृथ्वी की कौन सी परत धीरे धीरे चलती है और भूकंप उत्पन्न करती है? तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है वो धीरे धीरे मूव करती हैं, इन्हीं की वजह से जो है वो भूकंप उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस दैट रिकॉर्ड अर्थक्वेक वाइब्रेशन इज कॉल्ड, भूकंप के कंपन रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण है, कौन उपकरण जो है यहाँ पे भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ, थर्मोग्राफ या स्पीडोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, स्पीडोमीटर से जो है वो स्पीड मेजर की जाती है, और थर्मोमीटर से टेम्परेचर। तो सिस्मोग्राफ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्थक्वेक प्रोन रीजन आर कॉल्ड, जो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं उनको कैसा जोन कहा जाता है? उनको सिस्मिक जोन कहा जाता है। जो भूकंप से संबंधित है, बाढ़ से संबंधित होते तो उनको फ्लड जोन कहते। ठीक है, ये भूकंप संभावित क्षेत्र हैं तो इनको सिस्मिक जोन यानी कि भूकंपीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, भूकंप के दौरान निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? बिल्डिंग्स, स्टार्स, क्लाउड्स, मून? तो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है वो प्रभावित होती हैं जिस टाइम पे भूकंप आता है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट्स में जो है वो कंपन आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से कंपन हो रहा है, भूकंप आ रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमारतें ढह जाती हैं, उसकी वजह से लोगों को भी बहुत भारी नुकसान होता है, जान माल का बहुत नुकसान होता है। ठीक है, ये थे हमारे यहाँ पे आज के 60 क्वेश्चन। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था, हम सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, कोई चीज़ फालतू हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, क्लास के एंड तक देखो, सारी की सारी क्लासेस को देखना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सारी क्लासेस को देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ों को देख रहे हैं, है ना, या कौन कौन सी चीज़ हम पढ़ रहे हैं। आपको पूरा हर टॉपिक के पहले मैंने जो भी हमने चैप्टर स्टार्ट करना है, सिलेबस आपको बताया होता है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो है वो पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ फालतू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, आपका NCERT का जो चैप्टर है उसको सबको हमने यहाँ पे पूरे का पूरा कवर किया होता है। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट टाइम पर मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है लेट्स लर्न विद रेखा मैम के चैनल पे, तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में क्लास अपलोड होती है और आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन किया है, बेल आइकन को प्रेस किया है। ठीक है, और अगर किसी ने इसके अलावा जो JBT वाले स्टूडेंट है जिन्होंने CBSE JBT कमीशन देना है, साइकोलॉजी का जो भी सिलेबस आपका गिवन था उसको जो है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल पर मिल जाएगी, आपने वहाँ पे वो भी देख लेनी है। और मॉडर्न हिस्ट्री जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो भी मैंने वहाँ पे आप लोगों को करवाई हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ पे उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।